गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। ऑटोमोबाइल मेंटेनेंस सर्विसिंग एंड रिपेयरिंग की क्लास में आपका स्वागत है। हमारा पहला टॉपिक होगा इंजन जीवन के विभिन्न चरण, दूसरा टॉपिक होगा ऑयलिंग चार्ट, तीसरा टॉपिक होगा इंजन रिपेयरिंग के डिफरेंट स्टेप्स। तो पहला टॉपिक इंजन जीवन काल के विभिन्न चरण से आरंभ करते हैं। इंजन का जीवन काल जो है वह 3 चरणों में कंप्लीट होता है, अतः 3 प्रकार का होता है। पहला होता है आरंभिक काल, इनिशियल रनिंग पीरियड, दूसरा होता है नॉर्मल वर्किंग पीरियड, तीसरा होता है ओवरहॉलिंग पीरियड। आरंभिक रनिंग काल के दौरान इंजन को 2 से 3 घंटे तक फ्रीली चलाया जाता है। इसको एक बेड पर चढ़ा दिया जाता है, टेस्ट बेड पर, तथा उस पर इसे द्रव्य या वैद्युत डायनामोमीटर से संबंध कर दिया जाता है। इसका लोड ज़्यादा डालते नहीं हैं और फ्रीली इसको चलाते हैं। इस आरंभिक रनिंग काल के दौरान इंजन की बेयरिंग सतहें, पिस्टन सिलेंडर ब्लॉक की सतहें घिस जाती हैं, जिससे कि इंजन रमा हो जाता है, जिसके फलस्वरूप जब आप इस पर लोड डालेंगे तो इंजन के सीज होने का खतरा नहीं रहता है। रनिंग काल के दौरान इंजन को टॉप गियर में 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के मध्य इसकी चाल रखी जाती है। दूसरे गियर में इसकी चाल 20 से 30 किलोमीटर पर आवर के मध्य रहनी चाहिए, जबकि पहले गियर में इसकी चाल 10 से 15 किलोमीटर पर आवर रहनी चाहिए। अगला काल आता है सामान्य कार्यकारी काल। सामान्य कार्यकारी काल में इंजन को विभिन्न परिस्थितियों से गुजारा जाता है या विभिन्न परिस्थितियों से इंजन गुजरता है। एक उत्तम डिज़ाइन वाला इंजन ही बिना किसी समस्या के सेवाएं देता रहता है। समस्या आने पर इंजन बड़े मेंटेनेंस में चला जाता है। बड़े मेंटेनेंस से मतलब है, जैसे मानो कोई समस्या आ गई इंजन की, तो इंजन का बड़ा मेंटेनेंस, कुछ कंपोनेंटों को चेंज किया जाएगा। हो सकता है क्रैंक और पिस्टन भी बदलनी पड़े, ये इसके बड़ा मेंटेनेंस होगा। यदि आप पपेट बाल को चेंज करते हैं, पंप को चेंज करते हैं, क्रैंक पिस्टन को चेंज करते हैं, तो ये इसका बड़ा मेंटेनेंस होगा। जबकि नोजल प्लंजर या छोटी छोटी चीज़ों को चेंज करते हैं तो वह छोटे मेंटेनेंस होंगे। अगला काल है ओवरहॉलिंग काल। ओवरहॉलिंग काल में क्या होता है, जब इंजन के आप सामान्य कार्यकारी काल से गुजारते हैं, सामान्य कार्यकारी काल में इसको चलाते हैं, तो कुछ समय के पश्चात इसके कुछ अवयव, कुछ कंपोनेंट खराब हो जाएं, या फिर इंजन में आपको ग्रीसिंग की आवश्यकता पड़े, ग्रीसिंग या ऑयलिंग इस चीज़ की आवश्यकता पड़े, ठीक है, तो इंजन के संपूर्ण अवयवों को खोलकर अलग अलग कर दिया जाता है। उसकी ग्रीसिंग की जाती है, उसकी ऑयलिंग की जाती है, साफ़ सफाई की जाएगी, फिर साफ़ सफाई करने के बाद उसकी ग्रीसिंग अथवा ऑयलिंग करते हैं। तो यह जो पूरा प्रोसेस है ये ओवरहॉलिंग कहलाता है। अब ओवरहॉलिंग करने के पश्चात क्या करेंगे, उनके सारे कंपोनेंटों को फिर से असेंबल कर देंगे, फिर से इंजन को एक यूनाइट मशीन के रूप में परिवर्तित कर देंगे। अब जब वह इंजन पुनः यूनाइट हो गया है, तो अब फिर से इसको चेक करेंगे कि ये प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, और फिर से प्रॉपर चेक करने के लिए फिर से इसको फ्रीली चलाया जाता है 2-3 घंटे के लिए। और इस समय जब चलाते हैं तो इसकी स्पीड जो रहती है लगभग 800 से 1000 आरपीएम रहती है ओवरहॉलिंग के पश्चात, ठीक है। तो ओवरहॉलिंग के पश्चात जब आप इसको पुनः चलाते हैं देखने के लिए कि यह सही प्रकार से कार्य कर रहा है अथवा नहीं कर रहा है, ये ओवरहॉलिंग काल कहलाता है। यदि इस दौरान कुछ समस्याएं आती हैं तो उन समस्याओं को दूर कर देते हैं। यदि कोई समस्या नहीं है तो इंजन की सेटिंग तथा नट बोल्ट का कसाव पुनः सही से कस दिया जाता है और उसकी पुनः जांच की जाती है। संतोषजनक होने पर ही इंजन को पास कर दिया जाता है। अगला टॉपिक आता है आपका स्नेहन चार्ट। स्नेहन चार्ट क्या है, आप जानते हैं कि इंजन जो है विभिन्न कंपोनेंटों से मिलकर बना हुआ है। हर कंपोनेंट की कार्य या क्रियाशीलता अलग अलग है। कोई कंपोनेंट, कोई अवयव कम क्रियाशील है तो कोई अवयव ज़्यादा क्रियाशील है। कहीं पर दो अवयवों के मध्य जो गति है बहुत ज़्यादा हो रही है, सापेक्ष गति, और कहीं दो अवयवों की सापेक्ष गति बहुत कम हो रही है। जहाँ पर अवयवों की सापेक्ष गति ज़्यादा होगी वहाँ पर लुब्रिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी, और जहाँ पर सापेक्ष गति कम होगी वहाँ पर लुब्रिकेशन की
कम आवश्यकता पड़ेगी। तो इंजन के विभिन्न कंपोनेंटों के अनुसार उनको आवश्यक स्नेहन के लिए एक चार्ट बनाया जाता है। इंजन के विभिन्न कंपोनेंटों में उनकी सापेक्ष गति के अनुसार आवश्यक स्नेहन का एक चार्ट बनाया जाता है। यह चार्ट आपका स्नेहन चार्ट कहलाता है। इंजन में कुछ अवयव ऐसे होते हैं जो तेज गति पर कार्य करते हैं, उन्हें ल्यूब्रिकेशन की ज़्यादा आवश्यकता होती है तथा तेज गति पर कार्य करते हैं तो हीट जनरेट भी करते हैं। वे ज़्यादा तेज गति से कार्य करने पर उनकी सरफेस जब रब होगी तो हीट जनरेशन होगा। अब हीट जनरेशन तथा ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए वहाँ पर हम ऑयल का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जब वहाँ ऑयल जाएगा तो हीट को भी लेके चले जाएगा और ल्यूब्रिकेंट की तरह भी कार्य करेगा और हीट को भी डिसिपेट करेगा। तो ऐसे इंजन जो ज़्यादा तेज कार्य करते हैं, जिनके मध्य सापेक्ष गति अधिक होती है, वहाँ पर ऑयल का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर दो कंपोनेंटों के मध्य जो स्पीड है, जो सापेक्ष गति है, वह कम होती है, वहाँ पर ग्रीस का प्रयोग किया जाता है। जैसे यूनिवर्सल जॉइंट, स्टीयरिंग यंत्रावली, साइकिल, पिवट, पिन आदि। अब इन विभिन्न कंपोनेंटों को हम देख लेते हैं, कौन सा कंपोनेंट कहाँ होता है व्हीकल में, ऑटोमोटिव व्हीकल में, और इस कंपोनेंट के अनुसार इस पर किस प्रकार का स्नेहन किया जाता है वह अगले चार्ट से देखेंगे। पहले आप यह फिगर देखिए। फिगर में आप देख रहे हैं, अगर आप देखें तो ये रियर व्हील है, ये लीफ स्प्रिंग है जिसे आप कमानी बोलते हैं, यह डिफरेंशियल है, ये यूनिवर्सल जॉइंट है, ये प्रोपेलर शाफ्ट है, ये गियर बॉक्स है, ये स्टीयरिंग है, स्टीयरिंग बॉक्स ये रहा पीछे। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये क्या है, सस्पेंशन सिस्टम लगा हुआ है और ये स्टीयरिंग रॉड लगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर ये छोटा सा गोला आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। ठीक, अब इन विभिन्न कंपोनेंटों में जो ऑयलिंग है किस प्रकार से की जाती है वह अगले चार्ट के माध्यम से देखेंगे। यहाँ आप देख पा रहे हैं, डिफरेंशियल गियर को हमने यूनिवर्सल जॉइंट के साथ प्रोपेलर शाफ्ट से जोड़ा है, यूनिवर्सल जॉइंट से प्रोपेलर शाफ्ट के साथ जोड़ा है। इसी प्रकार से प्रोपेलर शाफ्ट को यूनिवर्सल जॉइंट से किससे जोड़ा है, गियर बॉक्स से जोड़ा है। गियर बॉक्स किससे कनेक्ट है, यहाँ पर इंजन से कनेक्ट है। तो इंजन का जो टॉर्क है वो सबसे पहले गियर बॉक्स में जाता है, इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स में जाती है। वहाँ आप सेट करते हैं कितना टॉर्क चाहिए, कितने आरपीएम चाहिए, उन आरपीएम के अकॉर्डिंग आप क्या गियर सेट करते हैं, और वह जो आरपीएम है फिर वह यूनिवर्सल जॉइंट से होते हुए प्रोपेलर शाफ्ट से होते हुए एक्सल तक पहुँचते हैं। एक्सल तक पहुँचने के बाद रियर व्हील चलते हैं। ठीक है, जब रियर व्हील रोटेट करना स्टार्ट होते हैं तो व्हीकल आगे मूव करता है। स्टीयरिंग बॉक्स क्या करता है, स्टीयरिंग बॉक्स जो व्हीकल है उसको स्टीयरिंग करने में, उसको दिशा निर्देश, व्हीकल को दिशा निर्देश देने में सहायक होता है। सस्पेंशन सिस्टम जो चेसिस होता है, चेसिस को होल्ड करता है व्हील पर, सस्पेंशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटर जो डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं व्हीकल के, उन व्हीकल में लुब्रिकेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है। इंजन संप क्या होता है, इंजन संप जो लिक्विड फॉर्म में लुब्रिकेंट होता है, उस लिक्विड फॉर्म में लुब्रिकेंट को इंजन संप के अंदर स्टोर किया जाता है। इस प्रकार इन विभिन्न कंपोनेंटों का यूज होता है। अब इन कंपोनेंटों का लुब्रिकेशन कैसे किया जाता है वह अगले चार्ट में समझते हैं। पहला है इंजन संप, इंजन ऑयल संप। इंजन ऑयल संप में जो लुब्रिकेंट भरा रहता है वह होता है SAE 20W40। यहाँ SAE का मतलब है सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अच्छा, सोसाइटी फॉर ऑटोमोटिव इंजीनियर्स ने एक लुब्रिकेंट डिज़ाइन किया है जिसका नाम है 20W40, जहाँ 20
W का मतलब विंटर। विंटर में लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी 20 पॉइज है, मतलब 40 रिप्रेजेंट करता है। समर में लुब्रिकेंट की विस्कोसिटी 40 पॉइज है। W stand for winter, 20 stand for viscosity 20 poise, and W stand for viscosity in summer 40 poise. डिप स्टिक की सहायता से इंजन ऑयल की मात्रा की जांच करते रहते हैं। हम इंजन सम्प में ऑयल की मात्रा की जांच करते रहेंगे और उसमें आपने देखा होगा कि डिप स्टिक लगी रहती है। डिप स्टिक की सहायता से ये चेक करेंगे कहीं जो इंजन ऑयल का लेवल है वो कम तो नहीं हो गया। अगला अवयव है डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर एक बॉक्स टाइप का होता है। उस बॉक्स का ढक्कन खोल के, ग्रीस कंटेनर का ढक्कन खोल के आप देख सकते हैं कि ग्रीस है या नहीं। उच्च तापमान पर पिघलने वाली ग्रीस इसमें भर दी जाती है डिस्ट्रीब्यूटर में, और ये डिस्ट्रीब्यूटर उस लिक्विड फॉर्म वाली ग्रीस को विभिन्न कंपोनेंटों में स्थानांतरित कर देता है, विभिन्न कंपोनेंटों को सप्लाई कर देता है। जैसे सस्पेंशन सिस्टम को सप्लाई करता है, ठीक है, और जो विभिन्न कंपोनेंट हैं वहाँ पर सस्पेंशन रॉड, इन सारी चीज़ों को यह ग्रीस लिक्विड फॉर्म वाली ग्रीस को सप्लाई करता है। अगला यूनिवर्सल जॉइंट। जॉइंट की रोलर बेयरिंग पर ग्रीस लगाएं। जो जॉइंट होता है उसकी जो रोलर बेयरिंग होती है, जॉइंट के अंदर एक रोलर वो होती है ना, पिन, तो जॉइंट की जो रोलर बेयरिंग होती है उस रोलर बेयरिंग पर ग्रीस लगाया जाता है। और कौन सी ग्रीस लगाई जाती है? एमपी, लिथियम एमपी। एमपी मतलब मल्टीपर्पज, लिथियम मल्टीपर्पज या सोडियम वेस्ट ग्रीस लगाई जाती है। चेसिस में विभिन्न मूवेबल कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे स्प्रिंग है, साइकिल है, यू जॉइंट है, जियोक है, किंग पिन है, वुस पैडल, वुस गियर, लीकेज स्पाइन। ये विभिन्न कंपोनेंट हैं चेसिस में, और चेसिस के विभिन्न स्थानों पर ग्रीस लगाई जाती है, और ग्रीस लिथियम एमपी लगाई जाती है। प्रोपेलर शाफ्ट, निपल पर ग्रीस लगाई जाती है प्रोपेलर शाफ्ट में, लिथियम एमपी ग्रीस। रियर एक्सल में क्या होता है? ऑयल के स्तर की जांच करते रहते हैं, कहीं एक्सल के अंदर ऑयल कम तो नहीं हो गया, और कम होने पर उसे भर दिया जाता है। कौन सा ऑयल रहता है? SAE 85W90, मतलब ऐसा ऑयल जिसकी विंटर में विस्कोसिटी 85 हो और समर में विस्कोसिटी 90 हो। जनरेटर ऑयल की कुछ बूंदें डाल देते हैं जनरेटर पे, और कौन सा ऑयल होता है? वह ऑयल होता है SAE 20W40। स्टीयरिंग यंत्रावली, ऑयल स्तर की जांच करें, कम होने पर नया ऑयल भर दें। जो स्टीयरिंग है ना, स्टीयरिंग बॉक्स जो है, उस बॉक्स में ऑयल भर दिया जाता है। SAE 85W90, मतलब जब किसी बॉक्स में आप ऑयल को भर रहे हैं तो वह जो बढ़ने वाला ऑयल है वो SAE 85W90 होता है मोस्टली, ठीक है। संप में SAE 20W40 होता है। क्लच डिस्क स्प्लाइन, क्लच डिस्क बदलने पर या पुनः लगाते समय स्प्लाइन पर ग्रीस लगाया जाता है और लिथियम एमपी ग्रीस लगाया जाता है। इसी प्रकार आगे के कंपोनेंटों में, जैसे व्हील बेयरिंग है तो वहाँ पर RR3 ग्रीस लगाते हैं। सस्पेंशन प्रणाली है, ग्रेफाइट ग्रीस 50 लगाते हैं। तो ये विभिन्न कंपोनेंटों पर लगाए जाने वाले ग्रीस के, लगाए जाने वाले सब लुब्रिकेंट के विषय में हमने भी डिस्कस किया है, यह आपको पता होना चाहिए। ग्रीस गन से ग्रीस प्रयोग करने की प्रक्रिया उच्च दाब ग्रीस कहलाती है, ठीक है। तो यह पूरा लुब्रिकेशन चार्ट हो गया। लुब्रिकेशन चार्ट या लुब्रिकेंट चार्ट, अर्थात लुब्रिकेशन को हम किस प्रकार किस कंपोनेंट पे किया करते हैं, मतलब किस कंपोनेंट पे किस प्रकार का लुब्रिकेशन किया जाता है। इससे आगे का हमारा टॉपिक है इंजन की शिकायतें तथा संभावित कारण। इंजन जो है उसमें विभिन्न प्रकार की खराबियां आ सकती हैं। अब विभिन्न खराबी आ रही हैं तो अब उन्हें कैसे पहचानेंगे कि किस पार्ट में समस्या है? तो इन समस्याओं को
पहचान ले कोई भी व्यक्ति, कोई आप जैसे इंजीनियर हैं तो आप पहचान लें कि किस पार्ट में समस्या है जिसकी वजह से यह खराबी सामने आ रही है, तभी तो आप उस पार्ट की रिपेयर कर पाएंगे। वरना समस्या हो रही है कार्बोरेटर में और आप पूरा इंजन को खोल के बैठे हैं, आपने पूरा इंजन ही खोल दिया, पिस्टन, सिलेंडर, पपेट बॉल्व्स, ये सारी वॉल्व्स, पंप, ये सारी चीज़ें आप खोल के अलग कर दिए और खराबी किसी और पार्ट में है। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि किस पार्ट में खराबी है, किसकी रिपेयरिंग करनी है। अब जो सामान्यतः इसमें खराबी आती हैं वह होती हैं इंजन चिंगारी न छोड़ता हो, अत्यधिक धुआं देता हो, अगर आप लोड डालते हैं तो जो लोड न सहता हो अर्थात शक्ति क्षीण हो गई हो, बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन करता हो, ईंधन, ऑयल या शीतलक का रिसाव हो रहा हो, ऑयल खपत में वृद्धि हो जाए, ऑयल की जो खपत है वो बढ़ जाए, इंजन ऑयल के ताप दाब में अचानक परिवर्तन आ जाए, तो इस प्रकार की ये खराबी इसमें आती हैं। अब इन खराबियों के आने पर इनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, किस किस पार्ट में खराबी होती हैं, किस वजह से ये खराबी आप नजर आती हैं, उसके लिए हमने नीचे चार्ट दिया है। इंजन की विभिन्न समस्याओं तथा उनका निराकरण नीचे दिया गया है। जो इंजन की समस्या होती हैं ये कुल 21 समस्या हैं। आज की क्लास में हम केवल 10 समस्याओं को डिस्कस कर रहे हैं। पहली समस्या है इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा। अब इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है कि इंजन में ईंधन ही नहीं है, आप ईंधन है नहीं, आप इंजन को खोल दिए। हो सकता है बैटरी आवेशित नहीं हो सकता है स्टार्टर मोटर ठीक से नहीं कार्य कर रही हो सकता है कार्बोरेटर की सेटिंग बेकार हो, गलत हो, स्पार्क प्लग में ऑयल जमा हो गया हो, साफ़ नहीं हो, क्रैंकशाफ्ट घूम नहीं पा रही हो, निकास पाइप जो साइलेंसर होता है वह अवरुद्ध हो, एचटी कुंडली ढीली हो गई हो, प्रेज्वलन सेटिंग ठीक ना हो, मतलब इग्निशन टाइमिंग जो है वो ठीक नहीं है, संपीड़न दाब उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। संपीड़न दाब मतलब कंप्रेशन प्रेशर उत्पन्न नहीं हो पा रहा है। अब कंप्रेशर प्रेशर ना उत्पन्न होने के क्या कारण हैं। जो टेपेट अवकाश है वह ठीक करें, वह ज़्यादा तो नहीं है। पिस्टन रिंग की जांच करें कि जैसे ही पिस्टन टीडीसी की तरफ मूव कर रहा है तो पिस्टन रिंग की साइड से होकर गैस तो नहीं निकल जा रही है। वॉल्व की जांच करें, वॉल्व तो प्रॉपर कार्य कर रहे हैं अथवा नहीं कर रहे हैं। सिलेंडर हेड में क्रैंक की जांच करें। तो इस प्रकार से इंजन स्टार्ट न होने के 10 कारण हो सकते हैं। ईंधन, बैटरी, स्टार्टर, कार्बोरेटर, स्पार्क प्लग, क्रैंकशाफ्ट, निकास पाइप, एचटी कुंडली, प्रज्वलन इग्निशन सेटिंग, यह 10 कंपोनेंट हैं जहाँ पर खराबी हो सकती है यदि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले आप इन कंपोनेंटों पर जाकर देखेंगे क्या यह कंपोनेंट प्रॉपर वर्क कर रहे हैं। अगला जो खराबी आ सकती है वह है इंजन अनियमित प्रकार से चलता है। अनियमित प्रकार से मतलब चल गया फिर रुक गया, एक साथ स्पीड बढ़ गई फिर कम हो गई, जैसे लोड डाला बहुत ज़्यादा स्पीड कम हो गई, लोड सहन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, अनियमित प्रकार से चल रहा है मतलब फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। ईंधन की प्रणाली में वायु आ गई। अब जब वायु आ जाती है तो क्या होता है, कभी ऑयल पहुंच जाएगा तो इंजन मूव करने लगेगा और कभी ऑयल नहीं पहुंचेगा तो फिर इंजन रुक जाएगा, फिर ऑयल पहुंचेगा फिर मूव करेगा फिर। तो इस प्रकार से इंजन की जो प्रणाली है, ईंधन की प्रणाली, ईंधन का जो सिस्टम है, फ्यूल सिस्टम, उसमें एयर आ जाए, क्रैंकशाफ्ट की चाल कम हो जाए, ईंधन टैंक का वायु छिद्र बंद हो जाए। जो ईंधन टैंक होता है उसमें एक वायु छिद्र लगा रहता है। अब जैसे ईंधन की सप्लाई करेंगे, ईंधन फ्यूल सिस्टम में सप्लाई होगा तो फ्यूल सिस्टम में सप्लाई होने के बाद स्पेस क्रिएट होगा फ्यूल टैंक में, और उस स्पेस को फिल करने के लिए एयर नहीं आएगी कहीं से, तो फिर ईंधन की सप्लाई प्रॉपर नहीं हो पाएगी। जो इंजन है वह अत्यधिक गर्म हो रहा हो। जब ईंधन अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो भी जो इंजन की स्पीड होगी वो फ्लक्चुएट करेगी। ईंधन का फिल्टर गंदा हो, कार्बोरेटर ओवरफ्लो हो रहा हो, ये देख लेंगे हम कहीं कार्बोरेटर ओवरफ्लो तो नहीं है जब बार बार स्पीड बढ़ रही है या कम हो रही है तब। स्पार्क प्लग मिसफायर कर रहा हो। स्पार्क प्लग के मिसफायर से मतलब है कि जो टाइमिंग है वो टाइमिंग
इग्निशन टाइमिंग है वो फेल हो रही है, वह बेकार हो रही है। शीतलन प्रणाली में जल की मात्रा चेक कर लें। शीतलन प्रणाली में ये देख लें जल कम तो नहीं है जिससे कि ओवर हीटिंग हो रही हो। ओवर हीटिंग होगी तो यह समस्या आएगी। इंजेक्शन पंप की टाइमिंग में दोष देखें, कहीं इंजेक्शन पंप में कोई दिक्कत तो नहीं है। वॉल्व टाइमिंग ठीक करें, हो सकता है वॉल्व टाइमिंग ठीक ना हो। कार्बोरेटर प्रवेश मैनीफोल्ड के मध्य वायु का लीकेज तो नहीं है। जो कार्बोरेटर से प्रवेश मैनीफोल्ड होता है, इनलेट मैनीफोल्ड, उस कार्बोरेटर और इनलेट मैनीफोल्ड के बीच कहीं एयर तो नहीं आ रही। सिलेंडर हेड में कार्बन का जमाव तो नहीं है। अब सिलेंडर हेड में अगर कार्बन का जमाव होगा तो जो क्लियरेंस स्पेस, जो स्पेस है क्लियरेंस स्पेस, वह कम हो जाएगा। और जब कार्बन होगा वहाँ पर तो ये हो सकता है कि जब आप इग्निशन ना कर रहे हो, कार्बन तो हीट रहेगा, कार्बन तप्त अवस्था में रहेगा, और आपने इग्निशन नहीं किया है तो वह कार्बन की हीट से फ्यूल इग्नाइट हो जाएगा, तो इरेगुलर हो जाएगी। ठीक है ना। प्रज्वलन देर से हो रहा हो अथवा शीघ्र हो रहा हो। प्रज्वलन देर से हो मतलब इंजन अगर ठंडा है तो प्रज्वलन देर से होगा, मतलब ज़्यादा ठंडा है इंजन तो प्रज्वलन देर से होगा। और इंजन यदि ओवर हीट है तो प्रज्वलन जल्दी हो जाएगा, शीघ्र हो जाएगा। मतलब जो एक्यूरेट टाइमिंग होती है, जो इग्निशन टाइमिंग होती है, उस टाइमिंग पर ना होगा तब जो इंजन है वह फ्लक्चुएट करेगा। ठीक है। अगली जो खराबी होती है इंजन की शक्ति कम हो जाना। इंजन की शक्ति कम होने का मतलब अत्यधिक कार्बन जमा हो जाए सिलेंडर में। जब अत्यधिक कार्बन हो जाएगा तो स्पेस जो होगा, क्लियरेंस स्पेस, वह कम होगा। क्लियरेंस स्पेस कम होगा तो जो प्रोडक्ट होता है कंप्रेस्ड प्रोडक्ट, वह कम बनेगा। ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी पिस्टन की, सिलेंडर की कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो फिर पावर कम मिलेगी आपको। ईंधन की प्रणाली में वायु अचानक प्रवेश हो रही हो। जो ईंधन की प्रणाली है उसमें वायु प्रवेश हो गई। जब ईंधन की प्रणाली वायु प्रवेश होगी तो जितना फ्यूल जाना चाहिए उतना फ्यूल सिलेंडर पिस्टन में पहुंचेगा ही नहीं, सिलेंडर में। और सिलेंडर पिस्टन में नहीं पहुंचेगा तो जो कंबशन प्रोडक्ट होगा, कंबशन प्रोडक्ट के बाद जो कंबशन का स्ट्रोक आता है, उस कंबशन स्ट्रोक में एनर्जी, जो एनर्जी मिलती है आपको, जो पावर मिलती है वह कम मिलेगी, क्योंकि फ्यूल कम बर्न हो रहा है एयर की वजह से। तो उसमें देख लें कि कहीं उसमें एयर तो नहीं आ रही है जो इंजन लोड नहीं ले रहा। इंजन पर लोड अधिक डाल दिया हो आपने। जब इंजन पर आप लोड ही अधिक डाल देंगे तो इंजन वैसे ही सप्रेस्ड कंडीशन में आ जाएगा। स्नेहन तेल का स्तर ऊंचा हो। जो स्नेहन तेल है लुब्रिकेशन, उसका स्तर ऊंचा हो। आप जानते हैं जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें ट्रांसिशन पोर्ट के थ्रू फ्रेश चार्ज को जो वो होता है केसिंग से ट्रांसफ़र किया जाता है पिस्टन में। अब जो केसिंग होती है, केसिंग में ही आपका सम बना होता है और वहीं पर ऑयल रहता है, लुब्रिकेशन ऑयल। यदि लुब्रिकेशन ऑयल भर जाएगा ज़्यादा तो जो केसिंग का स्पेस है जहाँ पर कि फ्रेश चार्ज भरा रहता है उसके लिए स्पेस कम हो जाएगा। जब उसके लिए स्पेस कम होगा तो फिर प्रेशर कम मिलेगा, है ना। तो ट्रांजिशन पोर्ट से जो फ्यूल ट्रांसफ़र होगा इस सिलेंडर में वह कम ट्रांसफ़र होगा, और जब कम ट्रांसफ़र होगा तो वहाँ से इसकी पावर कम हो जाएगी। तो जो स्नेहन ऑयल है, जो स्नेहन तेल है, जो लुब्रिकेशन ऑयल है, उसका स्तर भी एक लिमिटेड स्तर से एक लिमिटेड लेवल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। प्रवेश या निकासी प्रणाली बाधित हो, या तो प्रवेश प्रणाली बाधित हो जाए या निकास प्रणाली बाधित हो जाए। संपीड़न लीकेज हो रहा हो। संपीड़न लीकेज से मतलब है जब आप कंप्रेशन स्ट्रोक जाता है टीसीडी की तरफ हो तो हो सकता है कि रिंग की तरफ से वो एयर लीकेज हो रही हो, या हो सकता है पपेट वॉल्व जो हैं वह ठीक ना हो, या मैनीफोल्ड में किसी प्रकार का लीकेज हो रहा हो। स्पार्क प्लग ढीला हो, स्पार्क प्लग के पास से जो कंप्रेस्ड एयर है वो निकल रही हो। तो इस प्रकार के अगर लीकेज की समस्या है तो कंप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा, कंप्रेशन प्रॉपर नहीं होगा तो कंबशन भी प्रॉपर नहीं होगा, और आपको जो स्ट्रोक स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर नहीं मिलेगी। इंजन अत्यधिक गर्म हो जाए। इंजन अत्यधिक गर्म हो जाएगा तो प्री मैच्योर कंप्रेशन से पहले ही इग्निशन हो जाएगा। प्री मैच्योर कंप्रेशन का मतलब जो कंप्रेशन इसकी टीडीसी पर आएगा, जो टॉप मोस्ट कंप्रेशन होगा, जहाँ पर कंप्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, उससे पहले ही इग्निशन हो जाए। जब उससे पहले ही इग्निशन हो जाएगा तो फिर पावर सही नहीं मिलेगी और नॉकिंग की समस्या आएगी। ईंधन की गुणवत्ता सही ना हो। इंजन पंप से ईंधन वापसी का मार्ग में बाधा हो। भाई जब इंजेक्टर
फ्यूल को पंप करता, वो इंजेक्ट करता है पिस्टन के दौरान, तो कुछ फ्यूल को वह वापस छोड़ता है, फ्यूल बैक होता है, और वह मार्ग सही ना हो। जब वह मार्ग सही नहीं होगा तो जो इंजेक्टर है वह कुछ अपनी शक्ति उस फ्यूल को बैक करने के लिए लगाएगा, जिससे कि उसका जो इंजेक्शन का प्रोसेस है वह प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और जब इंजेक्शन का प्रोसेस प्रॉपर नहीं होगा, फ्यूल कम पहुंचेगा पिस्टन में, तो जो इग्निशन है, जो कंबशन है, वह प्रॉपर नहीं होगा। कंबशन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर स्ट्रोक स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। तो स्ट्रोक स्ट्रेंथ जो है, कंबशन स्ट्रोक स्ट्रेंथ जो है, वह प्रॉपर इंजेक्शन के ऊपर, प्रॉपर इग्निशन के ऊपर, प्रॉपर क्लीयरेंस के ऊपर, इन सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है। और जो स्ट्रोक स्ट्रेंथ है वह कंबशन के ऊपर डिपेंड करती है। और कंबशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है। टर्बोचार्जर घिसा है या ठीक से कार्य नहीं कर रहा है। टर्बोचार्जर क्या होता है? कई बार क्या होता है कि जो फ्रेश चार्ज है वह लीनियंट होता है, उसमें फ्यूल की मात्रा कम होती है या फिर उसका प्रेशर कम होता है। तो प्रेशर को बढ़ाने के लिए आप क्या करते हैं, एक टर्बोचार्जर लगा देते हैं, जिससे कि जो कंप्रेस्ड एयर है उसका प्रेशर बढ़ जाए। सही है ना? एयर को प्री कंप्रेस करके इंजन में सप्लाई किया जाता है। मान लीजिए कि जैसे एयर स्पेस में चल रहे हैं, वहाँ पर इसकी डेंसिटी कम होती है एयर की। जब वहाँ पर डेंसिटी कम है तो आप पहले से ही एयर को कंप्रेस करके इनलेट पोर्ट से सप्लाई करते हैं। जब इनलेट पोर्ट से सप्लाई करेंगे और उसको फर्दर फिर पिस्टन कंप्रेस कर देगा। तो जो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ कंप्रेशन आपको चाहिए, जैसे डीजल इंजन में लगभग 25 बार से 30 बार होता है और पेट्रोल इंजन में 10 बार से 12 बार होता है, तो वह प्राप्त करने के लिए कई बार यह कंप्रेशन रेशो आपको वहाँ नहीं मिल पाता है जब एयर की डेंसिटी कम है। तो वहाँ पर आप क्या करेंगे, टर्बोचार्जर का यूज़ करेंगे। ठीक है। वो प्रॉपर ना होगा तो समस्या आएगी आपको। अगला है इंजन मिसफायर करता है। इंजन मिसफायर के क्या कारण है? ईंधन में मिलावट हो जाए, ईंधन प्रणाली में वायु होगी, ईंधन इंजेक्शन लाइन में रिसाव होगा, कार्बोरेटर की सेटिंग सही नहीं होगी, अनुचित स्पार्क प्लग लगा होगा, कॉन्टैक्ट ब्रेकर बिंदु स्वच्छ ना होगा, इग्निशन टाइमिंग ठीक नहीं होगी, प्रज्वलन देर से अथवा शीघ्र हो रहा होगा, ईंधन में जल मिल गया हो, ईंधन पंप ठीक से कार्य नहीं कर रही हो, इंजेक्शन पंप टाइमिंग दोषपूर्ण हो, वॉल्व की सेटिंग ठीक ना हो। तो ये लगभग 12 कारण हो सकते हैं कि जब इंजन मिसफायर करेगा। और जो मुख्य कारण होता है वो इग्निशन टाइमिंग होता है। इग्निशन टाइमिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो हर हाल में मिसफायर होगा। अगली जो खराबी आएगी, इग्निशन स्विच ऑफ करने के बाद भी इंजन चलता रहता है। तो इसका कारण क्या है? अगर इंजन ओवर हीट है तो चलता रहेगा, इंजन में कार्बन का मात्रा ज़्यादा है तो भी चलता रहेगा, निकास वाल्व अतितप्त है तो चलता रहेगा, दहन कक्ष में कार्बन ज़्यादा जमा हो गया तो, अनुचित स्पार्क प्लग लगा है तो भी चलता रहेगा। तो ये कुछ प्रमुख कारण है 5 जिनकी वजह से इंजन आप उसको इग्निशन स्विच को ऑफ करने के बाद भी इंजन चलता रहता है। भाई इग्निशन स्विच आपने ऑफ कर दिया लेकिन हीट उसे मिल रही है फ्यूल को बर्न करने के लिए, तो जहाँ से हीट मिलेगी उस हीट को गेन करके वह फ्यूल को बर्न कर लेगा और इंजन चलता रहेगा, नहीं रुकेगा। तो आपको यह देखना है कि इग्निशन स्विच ऑफ करने के बाद कहीं ये प्रॉब्लम तो नहीं है, ओवर हीट तो नहीं है। ठीक है ना? ये सारी चीज़ चेक करिए। छठा जो है, स्टार्ट करते समय अत्यधिक धुआं निकलता है। स्टार्ट करते समय अत्यधिक धुआं कब निकलेगा? और धुआं 2 प्रकार का निकलता है, एक तो निकलता है वाइट और एक निकलता है ब्लैक। जब वाइट धुआं निकलता है तो इसका मतलब है कि फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है। और फ्यूल की बर्निंग प्रॉपर नहीं हो रही है तो मतलब क्या है कि जो इंजन है, जो पिस्टन और सिलेंडर हैं, वह बहुत ज़्यादा ठंडे हैं। जब बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे तो उसकी बर्निंग प्रॉपर नहीं होगी। शीतलक का तापमान बहुत कम है, परिवेशित वायु का तापमान बहुत कम है, ईंधन की गुणवत्ता निम्न है, इंजेक्शन पंप की टाइमिंग उचित नहीं है, इंजेक्टर ठीक प्रकार से नहीं बैठता है, जो इंजेक्शन हो रहा है, जो इंजेक्टर है वो ठीक प्रकार से नहीं कर रहा है, गलत टाइमिंग पे कर रहा है, सीलिंग वाशर और अथवा एक से अधिक सीलिंग वाशर का प्रयोग किया है आपने। जो इंजेक्टर को जब हम उसमें लगाते हैं सिलेंडर हेड में, वहाँ पर कुछ सीलिंग वाशर लगाते हैं, और यदि वहाँ आपने ज़्यादा वाशर लगा दिए हैं तो उसकी वजह से भी जो इंजेक्शन होगा वो प्रॉपर नहीं होगा। जो इंजेक्शन प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको ऑयल है वो कैसा मिलेगा, वो सॉरी जो धुआं होगा वो वाइट धुआं होगा और अत्यधिक धुआं निकलेगा उस समय। दहन कक्ष में शीतलक का रिसाव हो जाए, इंजेक्शन पंप सही से कार्य ना करे। ठीक है। अगला है निकास से काला धुआं निकलता है।
जब फ्यूल की सप्लाई कम हो रही है तो वहाँ पर निकास से काला धुआं निकलेगा, अगर फ्यूल की सप्लाई कम होगी तो। ठीक है, और इसमें क्या होता है, चौक बंद हो जाए, कार्बोरेटर फ्लूइड कार्य नहीं कर रही हो या उसमें छिद्र हो जाए, वायु फिल्टर साफ ना हो, स्पार्क प्लग अपर्याप्त या स्पार्क उत्पन्न नहीं कर पा रहा हो। ठीक है, इसमें क्या है कि जो वायु फिल्टर है वो साफ नहीं है और स्पार्क प्लग पर्याप्त या स्पार्क उत्पन्न नहीं कर पा रहा है, मतलब प्रॉपर टाइमिंग पे, जिस समय फ्यूल कम पहुंचा था उसने स्पार्क कर दिया, प्रॉपर टाइमिंग पे स्पार्क नहीं कर पा रहा है, तब चौक बंद है, फ्यूल जो प्रॉपर फ्यूल की सप्लाई होनी चाहिए वो प्रॉपर फ्यूल की सप्लाई नहीं हो रही है। या फिर कार्बोरेटर फ्लूइड कार्य नहीं कर रहा है, कार्बोरेटर फ्लूइड कार्य नहीं कर रहा मतलब आपने देखा होगा फ्लूइड क्या करता है, प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि कार्बोरेटर जेट प्रॉपर निकल सके। और ये कार्बोरेटर फ्लूइड ही कार्बोरेटर का जो फ्यूल बॉक्स होता है, जिस जहाँ पर फ्यूल टैंक होता है, उसमें जहाँ पर फ्यूल भरता है उस टैंक में फ्यूल का लेवल को नियंत्रित करता है तथा एक प्रेशर क्रिएट करता है जिससे कि फ्यूल की सप्लाई हो जाए कार्बोरेटर में। यदि इसमें लीकेज होगा या इसमें कोई छेद हो गया है तो फ्यूल जो है कार्बोरेटर उस टैंक में, फ्लोट टैंक में ही भर जाएगा और प्रॉपर प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाएगा। ठीक है, निकास पर नीला धुआं कब निकलता है, तो निकास पर नीला धुआं निकलता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, पेट्रोल इंजन में पेट्रोल के साथ इंजन ऑयल की मात्रा अधिक है, आप डालते हैं ना ऑयल, इंजन ऑयल, जैसे आपने देखा होगा मोपेड में डालते हैं कई बार हम, तो अगर उसमें हम ये इंजन ऑयल ज़्यादा डाल देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा। देखिए, ये ऑयल क्यों डाला जाता है, क्योंकि जो टू स्ट्रोक इंजन होते हैं इसमें शुष्क लुब्रिकेशन होता है और जहाँ भी शुष्क लुब्रिकेशन हो रहा होता है टू स्ट्रोक इंजन में, इसमें वहाँ पर हम ईंधन के साथ लुब्रिकेशन ऑयल डालते हैं। अब ये लुब्रिकेशन ऑयल जो है, ये लुब्रिकेंट जो है, जब ये ज़्यादा मात्रा में पड़ जाता है तो नीला धुआं देती है। यदि डीजल इंजन है या और कोई इंजन है तो हो सकता है कि जो संप है, संप से ऑयल क्लीयरेंस रिंग के, या जो उसका क्लीयरेंस होता है उस क्लीयरेंस से होकर पिस्टन पर ऊपर आ रहा हो तो उसकी वजह से नीला धुआं निकलेगा। मतलब जब भी आपका जो ऑयल है, लुब्रिकेंट है, जब वह बर्न होगा तब नीला धुआं निकलेगा। सिलेंडर घिस चुका हो तो अभी ऑयल ही ऊपर आएगा। अगली जो प्रॉब्लम आती है इसमें, स्टार्टर इंजन को स्टार्ट नहीं कर पा रहा है। जब स्टार्टर इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएंगी। बैटरी निरावसित हो गई है, बैटरी में जान नहीं है, जल पंप खराब हो गया है, जम गया है पंप का जल, है ना, पंप जो है उसमें जल जम गया है, परिंडलिका खराब हो गई है, बियरिंग दोषपूर्ण है, इंजन ऑयल जम गया है, गियर संपर्क में है या इंजन सीज हो गया है, स्टार्टर मोटर पर लगा पिनियन फंस गया है। तो इन सारी समस्याओं की वजह से जो इंजन है वह स्टार्टर इंजन को स्टार्ट नहीं कर पाएगा। जो 10वीं समस्या है वह है स्टार्ट होने के पश्चात इंजन अचानक बंद हो जाता है। इंजन स्टार्ट हुआ फिर बंद हो गया, इसकी क्या है, ईंधन की मात्रा कम है, ईंधन पंप दोषपूर्ण है, ईंधन आपूर्ति प्रणाली में रिसाव या रुकावट है, प्रजनन प्रणाली दोषपूर्ण है, जो प्रज्वलन प्रणाली है वह दोषपूर्ण हो, ईंधन फिल्टर बंद हो, निकास प्रणाली का मार्ग अवरुद्ध हो, प्रज्वलन अत्यंत देर से हो रहा हो, शीतलक की मात्रा कम हो, इंजन अत्यधिक गर्म हो रहा हो, शक्ति संचरण प्रणाली में दोष हो, इंजेक्टर नोजल दोषपूर्ण हो। अब यहाँ पर बहुत सारे कारण हैं, 10 समस्या, अभी जो हम 10 समस्याएं केवल डिस्कस की हैं, इन 10 समस्या में बहुत सारे कारण हैं, तो हर कारण की मैं प्रॉपर परिचर्चा यहाँ पर नहीं कर पाया हूँ, क्योंकि अगर हर टॉपिक को एक्सप्लेन करूँगा, हर पॉइंट को एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो आपको जहाँ भी जो भी कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है वह आप मेरे से किसी संपर्क सूत्र पूछ सकते हैं, सर इसका मतलब क्या है। ठीक है, जो ग्रीन है, मतलब जो हाईलाइटेड पोर्शन है वह आपको नोट्स के रूप में लिखना है, लेकिन समस्याओं के कारण सारे लिखने हैं। जो ऊपर ये रिपेयरिंग चार्ट से पहले ये जो है यहाँ पर आपको ग्रीन लिखना है केवल, और जो हाईलाइटेड लाइन है ये नोट्स होगा आपका, बाकी ये तो कारण सारे ही लिखने हैं। ठीक है ना, ये जो समस्याओं के साथ जो इसके कारण दिए हैं समस्याओं के, ये सारे लिखने हैं।
और वीडियो देखने के साथ साथ नोट्स बनाते रहें। जो चीज़ मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ उसको देखते रहें, उसको लिखते रहें, जो प्रॉब्लम्स हैं उनको लिखते रहें और वह पूछते रहें। ठीक है। नोट्स कल के आपने दिखाए नहीं थे, तो जो नोट्स हैं वह प्रॉपर चेक करा दें। धन्यवाद।